हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडेक्स 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और अब तक टोटल हम क्वेश्चन 16 तक कर चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 21 तक आज कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करते हैं। देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 17 रिवाइज करने का ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने घर पे रिवाइज करें। आई थिंक आप लोगों ने रिवाइज कर भी लिया होगा, है ना। तो देखते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 17। एक्स लिमिटेड स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन on a building for its own use on 1st April 2020. The following costs are incurred. तो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अपने यूज के लिए, कोई बात नहीं, अपने यूज के लिए कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए भी एसेट यूज किया जाता है, वो पीपी की कैटेगरी में आता है। द फॉलोइंग कॉस्ट आर इनकर्ड। क्या? परचेज प्राइस ऑफ लैंड आपको दे रखा है, स्टैम्प ड्यूटी है, आर्किटेक्ट फीस है, साइट प्रिपरेशन है, मटेरियल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जनरल ओवरहेड और फिर नीचे कुछ इंफॉर्मेशन। क्या है? अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन बोला कि जो मटेरियल है, दिस वन का जो मटेरियल है उसमें 1 लाख का हैड बीन स्पॉइल्ड। ओके, 1 लाख रुपए का मटेरियल तो खराब हो चुका है। एंड देयरफॉर वेस्टेज एंड 1 lakh had been spoiled and therefore wasted and a further 150 was spent on account of faulty design work। मतलब इतना मटेरियल तो आपका देखा जाए तो एबनॉर्मल नेचर का है। 1 लाख वैसे स्पॉइल्ड हो गया और फिर 150 और खर्चा कर दिया गया उसी मटेरियल पे। तो ये दोनों ही एबनॉर्मल की कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। तो क्या किया जाए भैया? एबनॉर्मल नेचर के जो एक्सपेंस होगा वो कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा, वो डायरेक्टली पीएनएल में लेके जाना। तो ये जो तुम्हारा 10 लाख है, तुमको क्या करना होगा, इस 10 लाख में से एक तो 1 लाख जो स्पॉइल्ड हो गया वो, और एक 1,50,000 जो आपको एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ा वो फॉल्टी डिजाइन वर्क की वजह से, वो दोनों क्या कर देना, हटा देना। ओके, क्योंकि हमको जब पीपी का कॉस्ट डिटरमाइन करना होगा तो हमको ये दोनों आइटम हटा देने होंगे। फिर उसके बाद एज अ रिजल्ट ऑफ दीज प्रॉब्लम वर्क ऑन द बिल्डिंग वाज स्टॉप्ड फॉर 2 वीक, 2 वीक के लिए रुका रहा। एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट 22,000 ऑफ लेबर कॉस्ट, अब लेबर के लिए बता रहे हैं कि भाई ये जो लेबर कॉस्ट है उसमें बोला कि 22,000 ऑफ लेबर कॉस्ट रिलेट टू दैट पीरियड, एबनॉर्मल पीरियड जब काम रुका हुआ रहा उसके लिए। तो सर ये भी एबनॉर्मल नेचर का हो गया, बिल्कुल। तो अपने को क्या करना होगा, इसमें से भी 22,000 को हटा देना होगा क्योंकि ये एबनॉर्मल नेचर का कॉस्ट है, एबनॉर्मल कॉस्ट है, एबनॉर्मल लॉस कह सकते हैं आप इसे। The building was completed on 1st Jan 2021 and brought in use on 1st April। मैंने कहा यूज में तुम कब ला रहे हो, दैट डजंट मैटर। एक्चुअली कंप्लीट कब हुआ, 1st Jan को। तो डेप्रिसिएशन की अगर बात आएगी तो इसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा। एक्स लिमिटेड हैड टेकन अ लोन ऑफ 40 लाख, 40 लाख का इसने लोन लिया 1 अप्रैल 2020 को फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। अब सवाल ये आता है कि क्या लोन पर जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा वो इंटरेस्ट भी पीपी की कॉस्ट का पार्ट बनेगा? बताता हूं, आगे बढ़ते हैं। पहले द लोन कैरिड एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% एंड इज रीपेबल ऑन 1st अप्रैल 2022। ओके, पेमेंट कब होना है, 1 अप्रैल 2022 को होना है। 1 अप्रैल 20 को लिया था, 22 को पेमेंट हो जाएगा 2 साल बाद। एज्यूम दैट द एंटिटी डिड नॉट कंसिडर द कंस्ट्रक्शन पीरियड एज सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। इस लाइन को हाईलाइट कर दो। Entity did not consider the construction period as a substantial period of time as per Indus 23। Indus 23 अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे। और वो है किसका, बोरोइंग कॉस्ट का। सर ये तो सुना सुना लग रहा है, एएस 16 याद आ रहा है किसी को? एएस 16 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 एफए के अंदर आपने पढ़ा था बोरोइंग कॉस्ट। वहां पर पढ़ा था क्वालिफाइंग एसेट, जिसको एक ऐसी एसेट जिसको तैयार होने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है, दैट इज क्वालिफाइंग एसेट। अब यहां पर भी वही बातें हैं इंडेक्स 23 के अंदर बोरिंग कॉस्ट में। इंडेक्स 23 बोरिंग कॉस्ट में वही बातें हैं कि भैया कोई एसेट जिसको तैयार होने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है, मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, मैनेजमेंट अगर कहता है कि यस ये सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम की डेफिनेशन में कवर होता है, दैट मीन्स वो कवर होता है, अदरवाइज नहीं। तो अगर किसी एसेट को कंस्ट्रक्ट करने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है, दैट मीन्स वो क्वालिफाइंग एसेट है। और क्वालिफाइंग एसेट के रिगार्डिंग अगर कोई बोरिंग कॉस्ट होती है तो उसे कैपिटलाइज करना होता है, मतलब उसे एसेट की कॉस्ट का पार्ट मानना होता है। लेकिन क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है एंटिटी डिड नॉट कंसिडर
डिड नॉट कंसिडर द कंस्ट्रक्शन पीरियड एज अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब बोरिंग कॉस्ट को आप कैपिटलाइज नहीं करने वाले हैं यहाँ पे। और ये कॉन्सेप्ट कब और ज्यादा क्लियर होगा, जब आप इंडेक्स 23 पढ़ेंगे। ओके, अभी तो ये मान के चलना कि भाई ये क्वालिफाइंग एसेट की कैटेगरी में नहीं आता है, क्योंकि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम अगले ने बोला है, मैनेजमेंट मानता है कि इसमें कोई सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं लगा है, तो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, इसलिए इसके रिगार्डिंग कोई भी बोरिंग कॉस्ट होगा उसे कैपिटलाइज नहीं करना होता है। ओके, अगर आपको AS16 याद आ रहा होगा, सॉरी हाँ बिल्कुल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 याद आ रहा होगा, तो थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा कि बोरिंग कॉस्ट incurred on the qualifying asset are capitalized, other borrowing costs are transferred to P&L। याद आ रहा होगा, नहीं याद आया तो कोई बात नहीं, अभी बोला समझ में आया। ओके, नहीं तो फिर इंडेक्स 23 में और समझ में आएगा। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग दैट विल बी इंक्लूडेड इन द टेंजिबल नॉन करंट एसेट एज एन एडिशन। ओके, तो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग आपको सिंपली बताना है, तो चलिए देखो, लिखो साथ साथ मेरे। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17, वर्किंग नोट फर्स्ट, कुछ लाइंस लिखते हैं, जैसे मेटेरियल वाली लिख देंगे, लेबर वाली लिख देंगे, बोरिंग कॉस्ट के रिगार्डिंग लाइन लिख देंगे, ठीक है। और कुछ और लाइंस जैसे जनरल ओवरहेड के बारे में लिख दीजिए, जनरल ओवरहेड के बारे में कि जनरल है भैया, तो ये पार्ट कैसे बनेगा कॉस्ट का। तो ये कुछ लाइंस हम लिख देते हैं ताकि हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकें। देखो, वर्किंग नोट फर्स्ट, ओनली दोज कॉस्ट, only those costs which are directly attributable to bringing the asset into working condition for its intended use should be included। तो केवल वही कॉस्ट जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होती है टू ब्रिंग द एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन फॉर इट्स इंटेंड एंड यूज शुड बी इंक्लूडेड। तो उसकी प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन तक जो भी खर्चा लगता है वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट होता है। तो ऐसे केस में जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड जनरल कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड जनरल कॉस्ट कांट बी इंक्लूडेड, उसको शामिल नहीं करना, कांट बी इंक्लूडेड, उसको शामिल नहीं करना है। तीसरा कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल अमाउंट, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल अमाउंट of vested material slash labor, vested material slash labor or other resources are not to be included, are not to be included. Also, it is assumed
ऑल्सो इट इज एज्यूम्ड दैट, ये मेटेरियल और लेबर के लिए लाइन लिखा जा रहा है ना, जिसको अपन एक्सक्लूड कर दिया था एबनॉर्मल मानते हुए. ऑल्सो इट इज एज्यूम्ड दैट द वेस्टेज the wastages and labor charges incurred are abnormal in nature. अगर वो काम इंटरप्ट नहीं होता तो शायद वो लेबर चार्जेस भी नहीं लगते. Hence, same are also not included. Same are also not included in the cost of PPE. In the cost of PPE. ओके, पीपीई कॉस्ट में इसको कवर नहीं करना होगा, तो एबनॉर्मल आइटम्स को नहीं कवर करना है. कोई जनरल का ओवरहेड है तो उसको कवर नहीं करना है. ठीक है, केवल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट को ही कवर करना है. और क्या बच गया था, वो बोरिंग कॉस्ट के लिए लिख देते हैं. बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड on qualifying asset. Borrowing costs incurred on qualifying asset up to the completion of construction. Up to the completion of construction. इसके लिए डिटेल में हम इंडेक्स 23 में पढ़ेंगे. अभी आप इतना समझो कि बोरिंग कॉस्ट किसी भी तरह का इनकर हो रहा है. बोरिंग कॉस्ट मतलब जैसे इंटरेस्ट चार्ज, लोन लिया तो इंटरेस्ट चार्जेस, और भी इसका आएगा, बात करेंगे. तो बोरिंग कॉस्ट फिलहाल के लिए इंटरेस्ट चार्जेस इनकर ऑन क्वालिफाइंग एसेट. क्वालिफाइंग एसेट के रिगार्डिंग अगर कोई आपने लोन लिया हो, किसी एसेट को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपने लोन लिया हो, एक ऐसी एसेट जिसको तैयार होने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल. आप यूज करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन उसको यूज करने लायक बनाने के लिए, सेल के लायक बनाने के लिए अगर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है तो उसे कहा जाता है क्वालिफाइंग एसेट. और उसके रिगार्डिंग अगर कोई आपने पैसा बोरो किया और आपको बोरिंग कॉस्ट इनकर हो रहा हो, तो अप टू द कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक, अप टू द कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट आर included in the cost of PP. In the cost of PPE. ओके, ऐसा कहता है इंडेक्स 23. अब अपने केस में क्या है, अपने केस में यह है कि भैया ये जो बिल्डिंग है, मैनेजमेंट ने कहा कि भैया हम इसे सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं कंसिडर करेंगे. एनटीटी डिड नॉट कंसिडर द कंस्ट्रक्शन पीरियड एज अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम. हियर entity did not considered the construction period जहां से चालू हुआ वहां से एंड होने तक, कंस्ट्रक्शन पीरियड एज सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम. substantial period of time. So building is not a qualifying asset, okay. Hence
बोरिंग कॉस्ट will not be part of cost of building, तो वो बिल्डिंग की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। ओके, सिंपल, डन। तो वो बिल्डिंग की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो क्वालिफाइंग एसेट होना जरूरी है, ध्यान रखना क्वालिफाइंग एसेट होना जरूरी है। ओके, क्वालिफाइंग एसेट नहीं है तो भैया फिर वो बोरिंग कॉस्ट एसेट का पार्ट, एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा ना। अब बात आती है कि भाई क्या क्या शामिल करना है, तो लिख लेते हैं अमाउंट टू बी इंक्लूडेड। अमाउंट टू बी इंक्लूडेड इन पीपीई। पीपी में क्या क्या शामिल करेंगे, तो वन बाय वन देखो क्या क्या है। सबसे पहले परचेज प्राइस ऑफ लैंड 30 लाख, परचेज प्राइस ऑफ लैंड कितना, 30 लाख। नेक्स्ट, स्टैम्प ड्यूटी एंड लीगल फी, स्टैम्प ड्यूटी एंड लीगल फी 2 लाख रुपए। तीसरा, आर्किटेक्ट फीस 2 लाख। आर्किटेक्ट फीस 2 लाख रुपए। ये सब क्या है, ये सब डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। नेक्स्ट, साइट प्रिपरेशन 50,000, साइट प्रिपरेशन 50,000। नेक्स्ट, मटेरियल और लेबर, लेकिन ध्यान से मटेरियल में से 2 आइटम हटा देना और लेबर में से 1 आइटम हटा देना। मटेरियल कितना, यही लिख देते हैं, मटेरियल 10 लाख का था, 1 लाख का एक आइटम हट जाएगा और 1,50,000 का एक और। ऐसे ही लेबर, ऐसे ही लेबर कितना, जो लेबर कॉस्ट है वो कितनी है, ये है 4 लाख, उसमें से 22,000 हटा दो। देखो कितना आ रहा है, 10 लाख में से 250 जाएगा तो 750 आ जाएगा, और 4 लाख में से 22,000 जाएगा तो 3,78,000 आ जाएगा। टोटल कर दो, टोटल कर देते हैं 30 लाख प्लस 2 लाख प्लस 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 7,50,000 प्लस 3,78,000, 45,78,000, 45,78,000 डन। अमाउंट टू बी इंक्लूडेड इन पीपीई हो गया। छोटा सा क्वेश्चन था, लिखना थोड़ा ज्यादा पड़ा है ना, लिखना थोड़ा सा ज्यादा पड़ा वर्किंग नोट की वजह से। 45,78,000 डन। नाउ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, 1 अप्रैल 2021, इसमें भी टाइम लगेगा अपने को, बट ठीक है देखो। क्वेश्चन नंबर 18, सर काफी बड़ा क्वेश्चन है, बिल्कुल। फिर 19, 20 और 21, ये तो छोटे छोटे से क्वेश्चन है ना, हाँ बिल्कुल, देखने में छोटे ही हैं, सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। On 1st April 2021, Sun Limited purchased some land for rupees 10 million, including legal cost of 1 million, in order to construct a new factory। तो पहले इसने क्या किया, एक लैंड एक्वायर किया 10 मिलियन का, लीगल कॉस्ट इसमें शामिल है 1 मिलियन।
ताकि ये फैक्ट्री बना सके। कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट कब हुआ? 1 मई। कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हो गया है 1 मई 2021 से। सन लिमिटेड incurred the following cost in relation with this instruction with its construction. ओके, प्रिपरेशन एंड लेवलिंग ऑफ लैंड, यस ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस होता है। परचेज ऑफ मटेरियल फॉर द कंस्ट्रक्शन, यस। एम्प्लॉय कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, बिल्कुल होता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना 2 लाख पर मंथ है। कितने महीने होगा ये अपन अभी पता करेंगे। 2 लाख पर मंथ है तो देखेंगे हर महीने का कितना। ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड डायरेक्टली ऑन द कंस्ट्रक्शन, ये भी पर मंथ है तो इसका भी बात करेंगे कितना आएगा। लेकिन हाँ सर ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड ये तो आपने ऐड नहीं किया था। अरे वो जनरल ओवरहेड था, वो जनरल ओवरहेड था, ठीक है। ये ओवरहेड है लेकिन डायरेक्टली इनकर्ड डायरेक्टली है तो ये एसिड कॉस्ट का पार्ट बनेगा। फिर कहा ऑनगोइंग ओवरहेड कॉस्ट अलोकेटेड टू द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, इसने बोला ओवरहेड कॉस्ट अलोकेटेड तो ये तो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है। ये टोटल ओवरहेड है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जो अलोकेट किया गया है इस पर्टिकुलर काम पर, तो ये नहीं बनेगा, ये एसिड की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। इनकम रिसीव ड्यूरिंग द टेम्पररी यूज ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस एज अ कार पार्किंग, कार पार्किंग में यूज कर लिया जगह को हमने फैक्ट्री प्रीमाइसेस को, इससे कमाई होगी तो क्या पीपीई कॉस्ट कम हो जाएगी? नो, पीपीई की कॉस्ट कम मत कर देना ऐसे। सर वो याद है आपको टेस्ट रन करवाया था फिर उससे प्रोडक्शन हुआ था, प्रोडक्शन बेचा था तो पैसा आया था, उससे हमने प्रोडक्ट की कॉस्ट कम की थी, बिल्कुल की थी, वो अलाउड है। बट ये अदर इनकम का पार्ट होगा, ये जो इनकम रिसीव हुआ है ये अदर इनकम में जाएगा। इसका प्रोडक्शन से, इसका एसेट को बनाने से, कंस्ट्रक्शन से कोई लेना देना नहीं है। कोई डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल अगर एक्सपेंस है उसके रिगार्डिंग कोई डायरेक्टली इनकम हो रही है तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज ये तो क्या है, ये तो आपने एक जगह खाली पड़ी थी, ठीक है, साइड बाय साइड दे दिया, ये अदर इनकम है, इससे पीपीई कॉस्ट कम नहीं हो जाएगी, ठीक है। देखो फिर कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग एम्प्लॉय, रीलोकेशन का खर्चा कभी भी एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट सॉरी पीपीई कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। ओपनिंग सेरेमनी, हाँ ऐसा रिबन कटवाया अपन ने तो पीपीई कॉस्ट का पार्ट नहीं कंसिडर करना है, ठीक है जी, डन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो सर इन सब के लिए लिखेंगे, हाँ लिखना तो पड़ेगा ना थोड़ा थोड़ा तो। द फैक्ट्री वॉज कंप्लीटेड ऑन 30 नवंबर 2021। अच्छा, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1 मई और काम कंप्लीट कब हो गया? 30 नवंबर। कितना टाइम हुआ? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 7 मंथ्स हुआ। तो इसका मतलब ये जो पर मंथ है ना, ये 7 मंथ से मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 7 मंथ्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके डन। आगे बढ़ते हैं। विच इज कंसिडर्ड एज अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। ओहो, इसको क्या माना गया? सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम कंसिडर किया गया है इंडिया 23 के अकॉर्डिंग। सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, सर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम अगर है इंडिया 23, बोरिंग कॉस्ट अगर कहते हैं कि ये सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम कवर कर रहा है, इसका मतलब ये क्वालिफाइंग एसेट है। और क्वालिफाइंग एसेट के रिगार्डिंग अगर इसने कोई लोन वगैरह ले रखा होगा ना, तो अभी बोरिंग कॉस्ट क्या होगा? कंस्ट्रक्शन पीरियड के लिए जो भी बोरिंग कॉस्ट होगा उसे कैपिटलाइज करना होगा। देखेंगे प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ 1 फेब को, मेरे को मतलब नहीं है प्रोडक्शन कब स्टार्ट हुआ। अवेलेबल फॉर यूज से हम देखते हैं, डेप्रिसिएशन वगैरह भी सब इसके अकॉर्डिंग होता है। ओवरऑल यूजफुल लाइफ ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग वाज एस्टिमेटेड एट 40 ईयर। चाहता क्या है? लाइफ बता रहा है, मतलब डेप्रिसिएशन भी करवाएगा क्या? 40 साल फ्रॉम द डेट ऑफ द कंप्लीशन। अच्छा, तो लाइफ हो गया है फैक्ट्री बिल्डिंग 40 साल का। However, it is estimated that roof will need to be replaced 20 year. कंपोनेंट अकाउंटिंग भी डाला है, कंपोनेंट अकाउंटिंग। रूफ का अलग है, रूफ 20 साल में होगा, बाकी जो बिल्डिंग है वो 40 साल है। ओह, एंड द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग द रूफ एट करंट प्राइसेस वुड बी 30% ऑफ द टोटल बिल्डिंग। और ये रूफ जो है ना, रूफ ये बिल्डिंग की कॉस्ट का 30% कवर करता है। मतलब मेरे को पहले बिल्डिंग की कॉस्ट पता करनी है। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले इनिशियल मेजरमेंट, रिकॉग्नाइज कितने पे करना है, फिर उसमें कंपोनेंट अकाउंटिंग है तो कंपोनेंट पता करो, तो जो बिल्डिंग की कॉस्ट आएगा उसका 30% रूफ होगा, बाकी 70% अदर पार्ट होगा बिल्डिंग का। रूफ 20 ईयर्स में डेप्रिशिएट होगा, बाकी 40 ईयर में डेप्रिशिएट होगा। ओके, यहां तक तो समझ आया। आगे देखते हैं। At the end of 40-year period, the Sun Limited has a legally enforceable obligation to demolish the factory and restore the site to its original condition. अच्छा जी, restoration खर्चा भी है,
Director estimate the cost of demolition in 40-year time based on the price prevailing at that time will be 20 million. Okay, 20 मिलियन का डिमोलिशन का खर्चा होगा, कॉस्ट ऑफ डिमोलिशन 20 मिलियन, लेकिन उसको प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में देखना है तो पी फैक्टर कौन सा यूज करेंगे, 8% से 0.046 से मल्टीप्लाई करके आप इसे एसेट की कॉस्ट का पार्ट कंसिडर करेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री वाज पार्टली फाइनेंस्ड बाय अ लोन, देखा दिखाया ना इसने लोन। ओके, तो अगर ये लोन है तो लोन लेते हैं, कितने का लोन 17.5 का है, कब लिया 1 अप्रैल को लिया, मैंने कहा 1 अप्रैल को भले ही लिया होगा, हमारा कंस्ट्रक्शन कब से चालू हुआ है, हमारा कंस्ट्रक्शन चालू हुआ है 1 मई से। कब से चालू हुआ है, 1 मई से, तो कंस्ट्रक्शन पीरियड 1 मई से लेकर 30 नवंबर तक का है, तो यहां तक का ही बोरिंग कॉस्ट अपने को क्या करना है, कैपिटलाइज करना होगा, यहां तक का ही बोरिंग कॉस्ट अपने को कैपिटलाइज करना है, ना उससे पहले का ना उसके बाद का। तो लोन भले ही 1 अप्रैल को लिया, लेकिन 1 मई से हम कैपिटलाइज करेंगे, फर्स्ट मतलब अप्रैल मंथ का, अप्रैल मंथ का जो बोरिंग कॉस्ट होगा वो पीएनएल में जाएगा, मई से लेकर नवंबर तक का कैपिटलाइज होगा और नवंबर के बाद का अगेन पीएनएल में जाएगा। लोन का रेट है 6% है, सन लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट इनकम भी मिला है, टेम्पररी इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोसीड, इन्वेस्टमेंट इनकम किसका, ऑफ रुपीज 1 लाख ऑन द टेम्पररी इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोसीड, जो लोन लिया था बोरिंग कॉस्ट, अगर उससे, अब ऑब्वियसली बोरिंग कॉस्ट आप एसेट की कॉस्ट का पार्ट मान रहे हैं, तो वही लोन आपने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया, आपको काम नहीं आ रहा था, तो जो इनकम मिली है इससे आप एसेट की वैल्यू को कम कर लेंगे, इस 1 लाख रुपए से आप क्या कर लेंगे, एसेट की वैल्यू को कम कर देंगे, पीपी में से इसे कम कर देंगे। सर ये तो नाइंसाफी है, कार पार्किंग को आप नहीं मान रहे हो, इसको मान रहे हो, अरे ये कॉस्ट डायरेक्टली कंसिडर कर रहे हैं ना, इसके रिगार्डिंग जो कॉस्ट है हम उसको एसेट का पार्ट मान रहे हैं, कॉस्ट का पार्ट, बोरिंग कॉस्ट को, तो लोन से होने वाले इनकम को भी पीबी कॉस्ट में से कम कर दिया जाएगा। लेकिन कार पार्किंग का तो कोई यूज ही नहीं है, कार पार्किंग हमारा पर्पज ही नहीं है, ठीक है, तो वो एक साइड इनकम मानते हुए अदर इनकम में शिफ्ट हो जाएगा, ये साइड इनकम मानते हुए अदर इनकम में शिफ्ट हो जाएगा। ओके, बड़ा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख के अगर तुम सबसे पहले एग्जाम में अगर आ जाए और देख लो तो हालत टाइट हो जाएगी ना, हाँ सर आप पढ़ा रहे हो तो अच्छा लग रहा है, बाकी हम इसको देखते ही डर जाते, बिल्कुल डरते। Compute the carrying amount of the factory on the balance sheet of Sun Limited on 31st March 2022। बढ़िया है, ये तो बहुत आसान काम है, ओरिजिनल कॉस्ट पता करेंगे, मतलब 2 काम दे दी इसने, एक तो ओरिजिनल कॉस्ट पता करना जो अपने लास्ट क्वेश्चन में हमने पता किया था कॉस्ट कितना है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये अपने पास आ जाएगा कैरिंग अमाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहां तक, कहां से, 30 नवंबर को काम कंप्लीट हो गया था, तो दिसंबर, जैन, फेब और मार्च 4 महीने का डेप्रिसिएशन लग जाएगा, डेप्रिसिएशन कितने का, 4 मंथ्स का, 4 मंथ्स का, बस जैसे लेस करूंगा कैरिंग अमाउंट अपने पास आ जाएगा, हो गया, बड़ा आसान क्वेश्चन है। लेकिन इसको लेंदी क्यों बना, कब कहां बनाया इसको लेंदी, यहां बना दिया गया, एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द अमाउंट रेफर टू इन दिस पार्ट ऑफ द आंसर, जितना भी तुमने अमाउंट यूज किया उस सबको एक्सप्लेन करो, क्यों तो तुमने कॉस्ट माना है या माना है कि नहीं माना है, और क्यों तुमने इसे लेस किया नहीं किया, क्यों कॉस्ट नहीं माना है, सब तुमको बताना, ये काम बढ़ा दिया इसने, ये यहाँ पे इसने काम बढ़ा दिया। चलो देखते हैं ना वन बाय वन, बाकी मुश्किल नहीं है, बाकी मुश्किल नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटेशन ऑफ, पहले कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री पता कर देते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री, क्या क्या, डिस्क्रिप्शन, एक तो लिख देते हैं डिस्क्रिप्शन कि भैया कौन कौन से आइटम के बारे में हम बात कर रहे हैं, दूसरा इंक्लूडेड इन पीपीई और नॉट, है ना, इंक्लूडेड इन पीपीई, ये लिख देते हैं इंक्लूडेड इन पीपीई, रुपीस कितना कितना है, इंक्लूडेड इन पीपी कोई लाख में है, कोई हजारों में भी होगा, तो या तो आप पूरा अमाउंट लिख दो, या फिर हम क्या कर देते हैं रुपीज इन 1000 कर देते हैं, रुपीज इन 1000। ओके, लाख में होगा तो भी आप कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, लाख का भी मैनेज कर सकते हो, 1000 का भी मैनेज कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो। तो हम क्या कर देते हैं 1000 कर देते हैं, इस बार इच्छा हो रही है, रुपीज इन 1000, आपको नहीं समझना है कोई बात नहीं, पूरा अमाउंट लिख देना,
उसके बाद एक्सप्लेनेशन, कहा कि हर आइटम को एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेनेशन, ये लो जी, देंगे एक्सप्लेनेशन भी देंगे, तो डिस्क्रिप्शन देन इंक्लूडेड इन पीपी और देन एक्सप्लेनेशन। क्या क्या, वन बाय वन, वन बाय वन। डिस्क्रिप्शन में ए सबसे पहले आया परचेज्ड लैंड 10 मिलियन, तो परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ लैंड कितना, 10 मिलियन है, 10 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 10 मिलियन मतलब 100 लाख, और 100 लाख मतलब 5 जीरो होते हैं, 5 जीरो में से 3 जीरो हटा दो क्योंकि रुपीज इन थाउजेंड लिखा है, तो 2 जीरो और लगा दो, है ना। वापस बोलना सर क्या किया आपने, मैंने कहा देखो, मैंने कहा 10 मिलियन, पहले बात तो 10 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है, तो 10 मिलियन मतलब 100 लाख हुआ, तो मैंने अपने कैलकुलेटर पे लिखा 100, और फिर लाख में होते हैं 5 जीरो, ठीक है, 5 जीरो में से, तो अभी मैं 5 जीरो लगाता है यहाँ पे, इससे बेटर मुझे पता है कि मैंने यहाँ रुपीज इन थाउजेंड ले लिया, तो 5 में से 3 जीरो गायब कर दो, तो अभी 2 जीरो और लगा दो, 10,000, सिंपल। ओके, चलो, तो थोड़ा इजी बता दिया प्रोसेस, बाकी जैसा तुमको इजी लगे। 10,000 एक्सप्लेनेशन क्या है, क्या ये पीपीई कॉस्ट का पार्ट बने, मानोगे, हाँ लैंड है भैया, फैक्ट्री इस पे ही तो बनी हुई है, तो ये पीपीई कॉस्ट का पार्ट बनेगा, और सर वो इसमें लीगल कॉस्ट भी शामिल है, 1 लाख 1 मिलियन, चलेगा, वो भी पीपीई कॉस्ट का पार्ट बनेगा, तो लिख देते हैं दोनों के लिए, both the purchase of the land, the purchase of the land and the associated legal cost, and the associated legal cost are direct cost, are direct cost of constructing the factory, direct cost of constructing the factory। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइटम क्या है, प्रिपरेशन एंड लेवलिंग ऑफ लैंड, तो यहां लिख देता हूं प्रिपरेशन एंड लेवलिंग। कितना खर्चा बैठा था, 3 लाख, 3 जीरो हटा दो, 3,000 लिख, 3 जीरो हटा दो, 300 लिख दो, 300, 300। ओके, इसको सर ये डायरेक्ट कॉस्ट होता है, तो पूरा मत लिखो, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द फैक्ट्री, छोटा सा लिख दो डायरेक्ट कॉस्ट। अब डायरेक्ट कॉस्ट है तो ऑब्वियसली पीपीई कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा। नेक्स्ट, परचेज ऑफ मटेरियल फॉर द कंस्ट्रक्शन, सर कहां से पढ़ते हो, अरे यार लाइन से पढ़ रहे ना, पहले ये पढ़ा फिर ये पढ़ा, अभी ये 6.08 मिलियन इन टोटल परचेज ऑफ मटेरियल, तो मैं यहाँ पे मटेरियल लिख देता हूँ, मटेरियल 6.08 मिलियन है, तो 6.08 इंटू 10 लाख कर दो, एक और तरीका बताता हूँ, 6.08 मिलियन था ना, तो इंटू 10 लाख क्या है, टोटल वैल्यू आ गया, डिवाइड बाय 1000, क्योंकि उसमें 3 जीरो होता है ना, तो उसे डिवाइड करके 6080 आया, ये अमाउंट लिख दो 6080, 6080, बड़ा सिंपल से, जो भी मिलियन में है अमाउंट उसको 10 लाख से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड बाय 1000 कर दो, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, ये भी डायरेक्ट कॉस्ट है, तो मैंने लगा दिया डायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है, डन। नेक्स्ट, फिर उसके बाद मटेरियल के बाद क्या, सर मटेरियल के बाद है नेक्स्ट एम्प्लॉय कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, एम्प्लॉय कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, 2 लाख रुपए पर मंथ है 7 मंथ्स के लिए, क्योंकि 7 मंथ्स कहां से है, 1 मई से लेकर 30 नवंबर, 7 मंथ्स। ओके, तो मैं यहां पे लिख देता हूं एम्प्लॉय कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर, या सिर्फ एम्प्लॉय कॉस्ट लिख देते हैं शॉर्ट में, एम्प्लॉय कॉस्ट। ओके, कैसा, कितना अमाउंट है, 2 लाख इंटू 7, तो 2 लाख इंटू 7 14 लाख है, डिवाइड बाय 1000 कर देता हूं, 1400, 1400। अगेन डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट
फॉर 7 months, डाई कॉस्ट फॉर 7 months। ओके, अमाउंट बता देना कैसा है। 2 लाख रुपए इंटू 7 months, 2 लाख रुपए इंटू 7 months। ओके, नेक्स्ट एम्प्लॉय कॉस्ट के बाद, एम्प्लॉय कॉस्ट के बाद नेक्स्ट कौन सा, ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड डायरेक्टली, ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड डायरेक्टली, तो ये लिख देते हैं डायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट, डायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट। ओके, कितना अमाउंट था, ये 1 लाख पर मंथ है तो 700 हो जाएगा। अगेन सेम चीज यहां से कॉपी हो जाएगी, डायरेक्ट कॉस्ट फॉर 7 months, बस अमाउंट क्या हो जाएगा, 2 लाख की जगह 1 लाख पर मंथ हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एफ पॉइंट, डायरेक्ट ओवरहेड के बाद ओवरहेड कॉस्ट है ऑनगोइंग, अलोकेटेड है तो अलोकेटेड वाला तो होगा नहीं, कंसिडर नहीं होगा। फिर टेम्परेरी यूज से पार्किंग में उसको यूज किया, वो भी इनकम, उस इनकम को अदर इनकम में शामिल करेंगे, लेस नहीं करेंगे। रिलोकेशन का खर्चा नेक्स्ट, उसको भी नहीं मानना, और ओपनिंग सेरेमनी का, इनॉग्रेशन का खर्चा, इनको नहीं करना। तो चारों को मैं लाइन से लिख देता हूँ, चारों को मैं लाइन से लिख देता हूँ। ओके, एफ पॉइंट, एफ पॉइंट क्या है, डायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट के बाद अलोकेटेड ओवरहेड कॉस्ट, allocated overhead cost। ओके, कंसिडर नहीं करना, इंक्लूडेड इन पीपी में लिख देना निल, नहीं करना, क्यों, क्योंकि नॉट अ डायरेक्ट कॉस्ट, बस इतना सा लिखना होता है, डायरेक्ट कॉस्ट है कि नहीं है, हाँ नॉट अ डायरेक्ट कॉस्ट। फिर उसके बाद जी पॉइंट, जो पार्किंग फी अमाउंट मिला था पार्किंग से, इनकम फ्रॉम यूज एज अ कार पार्क, इनकम फ्रॉम यूज एज अ कार पार्क, तो कार पार्किंग की तरह आप यूज कर रहे हो तो क्या इसे पीपी की कॉस्ट का पार्ट मानेंगे, सर कॉस्ट छोड़ो, इनकम है पहली बात तो ये, तो क्या पीपी की कॉस्ट इससे कम करेंगे, नहीं, इससे कम नहीं करना। क्यों नहीं करेंगे, लिखवा देता हूं, नॉट एसेंशियल टू द कंस्ट्रक्शन, नॉट एसेंशियल टू द कंस्ट्रक्शन। ये काम तुमने किया क्यों, कंस्ट्रक्शन के लिए जरूरी था कार पार्किंग में देना जगह को, नहीं, तो फिर किया क्यों, हम इसे पीवी कॉस्ट में से माइनस नहीं करेंगे। नॉट एसेंशियल टू द कंस्ट्रक्शन, जैसे वो ट्रायल रन किया जाता है, तो ट्रायल रन करते हैं तब तो वो जो प्रोडक्शन होता है वो तो वो प्रोसेस का पार्ट है। ट्रायल रन कंस्ट्रक्शन के लिए एक प्रोसेस है, उससे अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो वो इनकम है, उसको क्या करना है, पीपी कॉस्ट में से कम करना है। लेकिन कार पार्किंग में जगह को देना ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट नहीं है, इसलिए इसे आप पीपी कॉस्ट में से कम नहीं करेंगे। नॉट एसेंशियल टू द कंस्ट्रक्शन, सो रिकॉग्नाइज डायरेक्टली इन द प्रॉफिट और लॉस, सो रिकॉग्नाइज्ड डायरेक्टली इन प्रॉफिट और लॉस, इन प्रॉफिट और लॉस। ओके, एच पॉइंट देखते हैं नेक्स्ट, रीलोकेशन कॉस्ट, रीलोकेशन कॉस्ट। ओके, रीलोकेशन कॉस्ट में क्या आएगा, सर रीलोकेशन का जो भी खर्चा है उसको भी कंसिडर नहीं करना, नॉट अ डायरेक्ट कॉस्ट, नॉट अ डायरेक्ट कॉस्ट। ओके, फिर नेक्स्ट क्या था, सर एक और बचा था, ओ सेरेमनी है ना, ओपनिंग सेरेमनी का, तो ओपनिंग सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी नील, नॉट अ डायरेक्ट कॉस्ट, नॉट अ डायरेक्ट कॉस्ट। ओके, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या था सर, नेक्स्ट था डेप्रिसिएशन की बातें हो रही थी सर, फिर अगले बार में तो वो तो डेप्रिसिएशन तो बाद में बात करेंगे। अगला प्रेजेंट वैल्यू,
ये डिमोलिशन वाला डिसमेंटलिंग का खर्चा, एक तो ये आ जाएगा और एक बोरिंग कॉस्ट आ जाएगा। दोनों आइटम हम लिख देते हैं। बोरिंग कॉस्ट तो पहले लिख देते हैं फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट कितना सर, कितना अमाउंट आएगा देखते हैं। पहले लिख देते हैं कि किस पर, क्या लैंड और फैक्ट्री दोनों की वैल्यू पर, क्या लैंड और फैक्ट्री दोनों की वैल्यू पे। तो कहा देखो जी, पहली बात तो लैंड इज नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट, लैंड इज नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट। उसको बनाने के लिए थोड़ा ना सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम चाहिए होता है। लैंड क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, लेकिन फैक्ट्री इज क्वालिफाइंग एसेट, फैक्ट्री इज क्वालिफाइंग एसेट। ओके, क्यूए मतलब क्वालिफाइंग एसेट। ओके, और कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या है। कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री स्टार्ट ऑन, पूरा लिख दो भले, कंस्ट्रक्शन पीरियड। एक काम करते हैं, सिर्फ कंस्ट्रक्शन पीरियड लिख देते हैं। कहां से कहां, 1 मई 2021 था क्या, 1 मई 2021 से लेकर 30 नवंबर 2021। ओके, तो लोन कितने का ले रखा था, लोन ले रखा था 17.5 मिलियन का, 17.5 मिलियन का। ओके, और रेट 6%, तो 17.5 मिलियन इंटू 6% कितने महीने के लिए, 7 मंथ्स के लिए, तो 7/12, तो 17.5 इंटू 6% इंटू किया 7/12, जो अमाउंट आया, अब मिलियन में था तो इंटू 10 लाख कर दो पहले तो, और फिर डिवाइड बाय 1000 करके रुपीज इन 1000 में लिख दो 612.50, 612.50। ओके डन, ये लो जी, फाइनेंस कॉस्ट भी हो गया। नाउ के सर वो एक और रह गया था ना, प्रेजेंट वैल्यू, डिसमेंटलिंग का खर्चा, रिस्टोरेशन का खर्चा, बिल्कुल वो भी लिख दो। और फिर उसके बाद एक और आइटम था कि ये लोन का, लोन वाले देख लो, लोन के अंदर आपने वो इन्वेस्टमेंट इनकम आपको मिला था 1 लाख रुपए का, तो उसको लेस करना होगा कि नहीं करना होगा, बिल्कुल, तो इसको भी हम लेस कर देते हैं। तो लिखो इन्वेस्टमेंट इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट ऑफ लोन प्रोसीड्स, ऑफ लोन प्रोसीड्स। तो लोन के पैसे को टेम्परेरी इन्वेस्ट किया, कमाई हुई 1 लाख रुपए की, 1 लाख डिवाइड बाय 1000 कर दो, 100 है, 100 से आप क्या कर लेंगे, अपनी पीपी की कॉस्ट को कम कर लेंगे, 100। ओके डन। कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, ऑफसेट अगेंस्ट, ऑफसेट अगेंस्ट द अमाउंट कैपिटलाइज्ड, द अमाउंट कैपिटलाइज्ड, ऑफसेट अगेंस्ट द अमाउंट कैपिटलाइज, जितना आप अमाउंट कैपिटलाइज कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में क्या हो गया, कुछ सेट ऑफ मिल गया, कुछ रिलीफ मिल गया। नाउ एल पॉइंट, डिमोलिशन कॉस्ट, डिमोलिशन कॉस्ट प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में देखना है तुमको, पार्ट ऑफ कॉस्ट, पार्ट ऑफ कॉस्ट एट प्रेजेंट वैल्यू, एट प्रेजेंट वैल्यू कितना लगेगा, कितना अमाउंट था सर, ये अमाउंट था 20 मिलियन। ओके 20 मिलियन इंटू पी फैक्टर कितना था 0.046, 0.046। ओके डन, तो 20 मिलियन इंटू किया 0.046 इंटू कर देता हूं 10 लाख डिवाइड बाय 1000 करके रुपीज इन 1000 का अमाउंट आ जाएगा 920। ओके 920 डन।
इसका लगा दीजिए आप टोटल। कितना? सबसे पहले 10,000 था लैंड का वैल्यू, फिर 300, फिर उसके बाद 6080, फिर 1400, फिर उसके बाद 700, फिर उसके बाद 612.5, फिर उसके बाद माइनस कर देता हूँ 100, प्लस कर देता हूँ 920, तो ये आ गया 19912.50, 19912.50। डन, ये कॉस्ट आ गया। अब अपने को क्या बताना था? उसका कैरिंग अमाउंट बताना था। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया कॉस्ट। अब उसका अपने को बताना है कैरिंग अमाउंट। ओके, तो कैरिंग अमाउंट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट, कंप्यूटेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट, कंप्यूटेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट एज ऑन 31st March 2022 आएगा आई थिंक। ओके, बिल्कुल 2022। कैरिंग अमाउंट मतलब सिंपली ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो ओरिजिनल कॉस्ट हमको पता है 19,000 रुपीज इन 1000। तो ओरिजिनल कॉस्ट हमको पता है कॉस्ट ऑफ लैंड एंड फैक्ट्री कौन सी डेट को रिकॉग्नाइज होगा? एज ऑन 30th November 2021। कितना? 19,912.50। ओके, जिसमें से लैंड का वैल्यू है 10,000 और बाकी फैक्ट्री हो गया 9,912.50। सर ये लैंड को जो लेवल करवाने का खर्चा है, प्रिपरेशन, ये लैंड का पार्ट होगा कि फैक्ट्री का? फैक्ट्री का होगा, क्योंकि लैंड की कॉस्ट तो इतनी है सिर्फ 10,000, बाकी तो फैक्ट्री बनाने के लिए तुमने काम किया, तो वो फैक्ट्री के लेवलिंग वगैरह फैक्ट्री के अंदर कवर किया जाएगा। सर अलग अलग क्यों किया? दो कंपोनेंट हो गए ना, एक नॉन डेप्रिशिएबल और एक डेप्रिशिएबल। तो डेप्रिशिएशन तो केवल डेप्रिशिएबल पोर्शन पे लगेगा, डेप्रिशिएबल अमाउंट पे लगता है। तो डेप्रिशिएशन कितना? डेप्रिशिएशन, अब उसमें भी फैक्ट्री में भी दो पार्ट है। लैंड और फैक्ट्री तो अलग अलग हो ही गए, अब फैक्ट्री में भी दो अलग अलग कंपोनेंट, एक रूफ कंपोनेंट और एक बाकी रिमाइंडर कंपोनेंट। तो डेप्रिशिएशन में रूफ कंपोनेंट कितना है? रूफ कंपोनेंट कितना है? क्योंकि उसका लाइफ 20 साल था और बाकी का लाइफ 40 साल रिमाइंडर। रूफ कंपोनेंट के लिए उसने बोला था 30%। रूफ कंपोनेंट के लिए क्या बोला गया था? 30%। कितना है, कहां है? ये रहा, 20 साल में रिप्लेस होगा और बिल्डिंग की कॉस्ट का 30% ये पोर्शन रहेगा। तो बिल्डिंग मतलब फैक्ट्री 9912.50 का 30% ये पोर्शन रहेगा। कितने साल में एलोकेट करना है? 20 साल में एलोकेट करना है। 20 साल में भी क्या ये कंप्लीट ईयर था? नहीं, ये नवंबर के बाद दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 4 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना था। ओके, ऐसे ही बाकी के लिए क्या रहेगा? 9912.50 70% पोर्शन है और उसका लाइफ 40 साल, 40 साल में उसको अलोकेट करना है, जिसमें से अभी केवल 4 महीने ही बीते हैं। ओके, दोनों को अलग अलग कैलकुलेट कर लोगे। 9912.5 इंटू 30% डिवाइड बाय 20 और इंटू 4/12, 49.5625। तो 49.56 कर दो और ऐसे इसका और कैलकुलेट कर लो 57.82, 57.82। ओके, 99 चेक कर लेता हूँ, 12.5 इंटू 70% किया इंटू 4/12 इंटू या डिवाइड बाय 40, 57.8229, तो 82 कर दिया अपन ने। नाउ माइनस करके देख लो कितना वैल्यू आ रहा है। 19912.5 माइनस किया 49.56 माइनस किया 57.82, 19805.12, 19805.12। डन, चलिए हो गया कंप्लीट, सिंपल।
तो कंप्यूटेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट एज ऑन 31 मार्च 2022 डन है। कैरिंग अमाउंट भी आ गया, कॉस्ट पहले पता है कर ही दिया था अपन ने, नक्की डन। समझ में आया? क्योंकि बाइफर्केशन क्यों किया गया, इस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, केवल इस पोर्शन पे डेप्रिसिएशन लगेगा, इसमें भी 30% पे अलग लगेगा, 70% पे अलग लगेगा। ओके डन। चलिए तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 18th। तो एक काम करेंगे, अभी बाकी करवाएंगे तब तो बहुत लेंथी हो जाएगा। अभी ये क्लास 50 मिनट्स का ही रख देते हैं, 50-51 मिनट्स का। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।